हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है सर। वो क्या है आपका? 4, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। जी हाँ, वंशागति एवं विभिन्नता का जो सिद्धांत है या विविधता का सिद्धांत जो है, यह हमारा ट्वेल्थ ट्वेल्थ बायो का जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा है न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, न्यू बुक के अकॉर्डिंग। मैंने इसके पहले आपको चैप्टर 1 पुष्टि पादपों में लैंगिक प्रजनन को मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ा दिया है। विद हैंड रिटन नोट्स पे नहीं पढ़े हैं तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 था वो था आपका क्या, मानव जनन, वो भी मैंने पढ़ा दिया है, वो भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 था वो सर क्या था आपका, जनन स्वास्थ्य, तो वो भी मैंने पढ़ा दिया है। अभी तक नहीं पढ़े तो जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आराम से आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगी, कहीं से भी नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू। एंड ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है सर, वो क्या है आपका, वंशागति एवं विभिन्नता का सिद्धांत। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है सर। और यहाँ पर मैं हर एक वो पॉइंट चैप्टर नंबर 4 से पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूंगा जो आपके पेपर में आएगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है सर, ये वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर नंबर 4 है आपका। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। और हाँ, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स, पीवाईक्यू पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप जाइए, टेलीग्राम चैनल, आपका टेलीग्राम चैनल है यस के स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन करें। या फिर गूगल पर सर्च करें yeskemisstudy.in, या फिर गूगल प्ले स्टोर से सर्च करें क्या, यस के स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहले अनुवांशिक लक्षण। देखिए ये अनुवांशिक लक्षण होते क्या है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत ही टैलेंट है, लेकिन आप सोचिए कि उनके पिताजी क्या थे, आईएएस थे, तो उनके जो लक्षण है बच्चों में भी आ गए, तो वो क्या हो गया, टैलेंट हो गया। वही क्या है, अनुवांशिक लक्षण। यानी कि जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं सर, वो लक्षणों को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। फिर है वंशागति। सर वंशागति क्या होती है, तो अनुवांशिक लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। बात समझिए, यहाँ पर मैंने बोला कि सबसे पहले अनुवांशिक लक्षण, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, अनुवांशिक लक्षण। जैसे मान लीजिए पिता के बाल पूरे झड़ गए थे सर, अब बच्चे का जो बाल भी है क्या हो गया, झड़ गया, तो वो क्या हो गया, अनुवांशिक लक्षण हो गया। अब ये जो अनुवांशिक लक्षण है, यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सर, वंशागति बोलते हैं। सर विभिन्नता क्या कहते हैं, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे सर हम आप बताइए, एक लड़की है, एक लड़का है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक कौवा है, तो आप सभी पांचों में अंतर आसानी से बता सकते हैं ना। यही क्या है सर जी, विभिन्नता है। मतलब युधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों का पता लगाना ही या फिर अध्ययन करना ही या बताना ही क्या कहलाता है सर, ये विभिन्नता कहलाता है। उसके बाद सर आपका क्या है, अनुवांशिकी। सर अनुवांशिकी क्या होता है, वंशागति एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। यानी जो हम लोग वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं सर जी, अनुवांशिकी कहते हैं। बात समझिएगा, नोट पॉइंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे सारे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट, वंशागतिक विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन, ये क्या होता है, वंशागतिक विभिन्नताएं क्या होती है और लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन में माता से प्राप्त मादा युग्मक तथा पिता से प्राप्त नर युग्मक के संलयन से युग्मनज बनता है। यानी कि जो लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें क्या होता है, कोई माता है, कोई महिला है, उससे मादा युग्मक अंडाणु प्राप्त होता है, और एक नर है जिससे नर युग्मक शुक्राणु प्राप्त होता है, और उनके दोनों संलयन से क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। युग्मनज बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है, और इससे कौन सा मादा युग्मक किस नर युग्मक से संलयन करेगा यह भी निश्चित नहीं होता। इस तरह लैंगिक प्रजनन में विभिन्नताएं की पूरी संभावना होती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे आपका,
सर पॉइंट क्या है अगला वाला? पॉइंट ये है आपका वंशागतिक विभिन्नताएं तथा अलैंगिक प्रजनन। क्या होता है सर जी? अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति केवल एक जनक से होती है तथा जनक पीढ़ी के सभी लक्षण उसमें ज्यों के त्यों आ जाते हैं। इस संतति को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। एक होता है लैंगिक जनन या प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन या प्रजनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है जिस जनन क्रिया में केवल दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे माता और पिता, एक मेल और फीमेल। और जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्लियर है ना? इतना ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बातें हैं चीजों को। फिर यहाँ पे देखिएगा, एक भैया है ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक बोला जाता है। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी। एक बात ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला जाता है? अनुवांशिकी का जनक। ऑब्जेक्टिव सवाल है। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे है आपका मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। सर मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किस प्रकार से किया गया था? तो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था सर? पहला कारण क्या था? इन्होंने आखिरकार मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? मटर का पौधा एक वर्षीय होता है और इसमें आसानी से उगाया जा सकता है। यानी जो मटर का पौधा होता है यह प्रायः एक वर्षीय होता है और इसे हम आसानी से उगा सकते हैं। मटर प्राकृतिक रूप से स्वपरागण करते हैं और लैंगिक इसमें आसानी से पर परागण करा सकते हैं। तीसरा क्या कारण था? मटर के पौधे में अनेक किस्में पाई जाती हैं, जैसे लंबे, बौने, गोल, झुर्रीदार इत्यादि। यह उभयलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। अगला, मेंडल ने ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी तथा पर परागण द्वारा शुद्ध साथ विप्रासी लक्षणों वाले मटर के पौधे को चुना, ठीक है ना? अब मेंडल के प्रयोगों की रूपरेखा क्या है? हर एक पॉइंट में करके जानेंगे। सबसे पहला है, मेंडल ने अपने प्रयोग 3 चरणों में संपन्न किए। पहला, शुद्ध प्रजननी पौधे का चयन। इसके लिए मेंडल ने प्रत्येक किस्म के बीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया ताकि अलग गुण प्रदर्शित करने पर उस पौधे को हटाया जा सके। और शुद्ध प्रजनन का अर्थ है कि सफेद पुष्प वाला पौधा पीढ़ी दर पीढ़ी सफेद पुष्प उत्पन्न करे। दूसरा है द्वितीय पद संकरण। इस पद में दो विप्रासी रूपों वाले जनकों के बीच क्या कराया गया? संकरण कराया गया। तीसरा है संकरों में स्वपरागण। यानी जो मेंडल भाई साहब थे, मेंडल ने संकरों के स्वपरागण द्वारा द्वितीय संकर पीढ़ी प्राप्त की और इनके बीजों से बने पौधे द्वितीय संकर पीढ़ी यानी कि F2 प्रदर्शित करते हैं। और बाद में मेंडल ने F3 व F4 पीढ़ी भी क्या किए? प्राप्त किए। अब मेंडल के क्या क्या प्रयोग थे? सबसे पहला प्रयोग था, मेंडल ने मटर के पौधे पर एक संकर संकरण, उसके बाद द्विसंकर संकरण किए, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहला था आपका मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। क्या था? मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग। मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग क्या है? जिसमें किसी मतलब वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण के दो विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहलाता है। यानी कि वह संकरण जिसमें किसी एक लक्षण के दो विभिन्न रूपों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए जो मनुष्य होता है उसमें क्या होते हैं सर जी? उसमें देखेंगे लंबा होना क्या है? उसका एक लक्षण है। लंबा होना क्या सर जी है? एक लक्षण है। लेकिन अब लंबा होना दो प्रकार से होता है, मतलब कि ऊंचाई, यानी वो बड़ा होता है, लंबा होता है, ठीक है ना, ऊंचा होता है, तो ये दो लक्षण है। लेकिन इसके दो दो रूप होते हैं, एक बौना होता है, एक क्या होता है? लंबा होता है। यह जो मनुष्य है वो कितना बड़ा है, कितना लंबा है,
और कितना छोटा है, कितना बौना है। तो ये क्या हो गया आपका लक्षण के दो रूप। और इसे अगर अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एक संकर संकरण। इसमें होता क्या है, तो ये बात ध्यान देना। इसमें मेंडल ने दो शुद्ध नस्ली पौधे के को जनक के रूप में लेकर संकरण कराया और यह जनक लंबाई लक्षण के दो वैकल्पिक रूपों लंबा पौधा व बौना पौधा का प्रतिनिधित्व करते थे। इनसे प्राप्त प्रथम पीढ़ी की संततियों में स्वपरागण द्वारा F2 यानी द्वितीय पीढ़ी की संतति प्राप्त की गई। जैसे कि जो मेंडल थे, इन्होंने किसी पौधे के दो विपरीत लक्षणों को लिया, ठीक है। ये कैपिटल टी होगा भैया, एक क्या होगा स्मॉल टी, ठीक ना। एक लंबा, एक बौना, बौना। जब इसमें से इनका अर्थसूत्री भाजन होता है तो एक यहाँ पे फिर यहाँ पे एक प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी जो कि क्या रहेंगे, लंबा प्राप्त होंगे। उसी प्रकार प्रथम पीढ़ी में इन्होंने फिर इनका स्वपराग कराया तो लंबा लंबा और एक बौना प्राप्त हुआ, ठीक है। मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम क्या है सर जी, मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम, प्रथम संतति पीढ़ी यानी कि F1 केवल एक जनक से समानता प्रदर्शित करती है, पहला हो गया। दूसरा, द्वितीयक संतति पीढ़ी F2 में प्रभावी व अप्रभावी रूप 3:1 के अनुपात में प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रथम पीढ़ी में बौना रूप छिपा था तथा द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में पुनः प्रकट हो गया। उसके बाद देखिएगा सर, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, इस पीढ़ी में शुद्ध व संकर 1:2 के अनुपात में प्राप्त हुए। मेंडल द्वारा प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या। अब मेंडल के द्वारा प्राप्त प्रयोगों के परिणाम की क्या क्या व्याख्या, सबसे पहला अनुवांशिकी कारक। पहला क्या है सर जी आपका, अनुवांशिकी कारक। इसमें क्या लिखेंगे, पौधों का एक लक्षण लंबाई है जिनके दो विप्रयासी युग्म लंबापन और क्या है, बौनापन है। यानी कि पौधे का एक जो लक्षण है क्या है, लंबाई है। लक्षण क्या है, लंबाई है। लंबाई में दो विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं, एक लंबा एक बौना। ये युग्मक कोशिका के जीव द्रव्य में किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। मेंडल ने इन्हें कारक या क्या नाम दिया, यूनिट नाम दिया। इन्हीं कारकों के कारण युग्मकों के माध्यम से आनुवांशिक लक्षण माता पिता से कहां चले जाते सर, संतान में चले जाते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, डेविस वनस्पतिक विलियम एल जोहानसन सन 1857 से 1957 ने सबसे पहले मेंडल के कारक व यूनिट के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। मॉर्गन ने 1912 ने बताया कि जिन्स गुणसूत्रों द्वारा क्या किए जाते हैं सर, वहन किए जाते हैं। जो जिन्स होते हैं यह गुणसूत्रों के द्वारा क्या किए जाते हैं सर, वहन किए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम दिया इन्होंने प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम। यदि लंबेपन के कारक को टी से और बौनेपन के कारक को किसे, स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाए तो पौधे में कैपिटल टी स्मॉल टी में से कोई दो कारक साथ आ सकते हैं और इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, संकर है। यानी कि जिसमें लंबेपन व बौनेपन दोनों के कारक एक साथ है, किंतु इसमें केवल लंबा पौधा जो प्रभावी है वही बनता है, अर्थात कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तथा स्मॉल टी क्या है आपका, अप्रभावी लक्षण बनाता है। तीसरा नियम है पृथक्करण का नियम। मेंडल ने पाया कि प्रथम पीढ़ी संकरणों में जब स्वपरागण कराते हैं तो इनमें बने लंबे व बौने पौधे 3:1 के अनुपात में बनते हैं, किंतु 3 लंबे पौधे में केवल एक शुद्ध है, बाकी दो संकर हैं और इस प्रकार द्वितीय पीढ़ी में इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात का होता है।
उसके बाद है यहाँ पे मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। अब ये मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग भैया क्या है? मेंडल ने बीज के गोल व झुर्रीदार लक्षणों के साथ ही बीज पत्रों के हरे व पीले लक्षणों की वंशागति भी इन्होंने अध्ययन किया। मेंडल ने पाया कि गोल व पीले तथा झुर्रीदार व हरे बीज वाले पौधों में पर परागण के फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में केवल गोल व पीले बीज वाले पौधे बनते हैं तथा इनमें स्वपरागण होने पर द्वितीय पीढ़ी में इससे प्राप्त बीजों से लक्षणों के 4 संयोग उत्पन्न होते जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है? जो 9 ठो मिलेगा, 9 ठो कैसे रहेंगे? गोल व पीले रहेंगे, 3 ठो गोल व हरे रहेंगे और 3 क्या रहेगा? झुर्रीदार व पीला रहेगा और जो एक मिलेगा वो झुर्रीदार व क्या रहेगा? हरा रहेगा। यानी कि द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी में बने संतति पौधे 9:3:3:3 9:3:3:1 के अनुपात में थे और इसे ही द्विसंकर संकरण का अनुपात भी कहते हैं। द्विसंकर संकरण के परिणाम क्या क्या हैं? सबसे पहला, इसमें मेंडल ने द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त किए जिनमें 9:3:3:1 का अनुपात था। दूसरा, द्विसंकर संकरण में 2 नए संयोग गोल हरा तथा झुर्रीदार पीला क्या हुआ? प्रकट हुआ। अब यहाँ पे सर जी अनुवांशिकी संबंधित कुछ सामान्य शब्द भी दिए गए, जैसे कि अगर आपसे कोई बोला जिन क्या होता है, किसे कहते हैं जिन, तो क्या बताएंगे? गुणसूत्र पर स्थित डीएनए अणु का वह खंड जो अनुवांशिक लक्षण की वंशागति एवं प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है, जिन कहलाता है। उसे क्या कहते हैं सर? जिन कहते हैं। दूसरा, संकरण क्या होता है? किसे कहते हैं सर संकरण? तो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराने की क्रिया को क्या कहते हैं सर? संकरण कहते हैं। तीसरा है संकर। संकर क्या होता है? जब तुलनात्मक लक्षण वाले 2 जनकों में से क्रॉस कराया जाता है तो उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं सर? हम संकर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संकर कहते हैं। अगला है युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ क्या होता है? तो एक ही गुण के 2 विभिन्न पर्यायी रूपों को व्यक्त करने वाले कारकों को एक दूसरों का एलील या एलिलोमार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील या एलिलोमार्फ कहा जाता है। पांचवा है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। ये क्या होता है? जब प्रभावी संकर का अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है और इस माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि फिनोटाइप सब युग्मजी है या विषम युग्मजी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पहला है आपका एक संकर परीक्षण संकरण। क्या होता है सर? तो किसी अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे कैपिटल टी ऑब्लिक स्मॉल टी पौधे का संकरण अप्रभावी बौने पौधे स्मॉल टी से कराते हैं तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहला क्या प्राप्त होता है सर जी? यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा समयुग्मजी कैपिटल टी होता है तो सभी संतानें क्या होंगी? लंबी होगी। यदि अज्ञात जीनोटाइप वाला लंबा पौधा विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो 50% क्या होंगे? संतानें लंबी होंगी और 50% संतानें क्या होंगी सर? बौनी होंगी। उसके बाद यहाँ पे सर क्या है आपका? जीनोटाइप। जीनोटाइप सर किसे कहते हैं? तो विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय जो युग्मक के द्वारा वंशागति होता है जीनोटाइप कहलाता है। जिन पुल किसे कहते हैं? सभी जीवों के सभी जिन प्रारूप मिलकर जिन पुल का क्या करते हैं सर? निर्माण करते हैं। जिन पुल का क्या करते हैं सर? निर्माण करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे मेंडल के वंशागति के नियम। तो मेंडल के वंशागति के कितने नियम थे? तो मेंडल के वंशागति के 3 प्रमुख नियम थे। पहला नियम जो था सर वो प्रभाविता का नियम था सर। प्रभाविता का सर नियम क्या है?
जब एक जोड़ा विपर्यायी लक्षण वाले दो शुद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराया जाता है तो उत्पन्न संतति में एक प्रभावी लक्षण ही क्या होता है सर, दिखाई देता है, और दूसरा अप्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं हो पाता, जिसे हम सर प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। उदाहरण क्या होता है, देखिएगा उदाहरण इसका। पहला उदाहरण, मिंडल ने एक लंबे तने वाले मटर के पौधे का एक छोटे तने वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराने पर देखा कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे तने वाले थे और इनमें स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी यानी द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधों में कुछ पौधे छोटे तने वाले तथा अधिकांश लंबे तने वाले पौधे थे। मिंडल ने बताया कि लंबा तना मटर के पौधे का एक प्रभावी, छोटा तना अप्रभावी लक्षण है। उसके बाद दूसरा इन्होंने नियम दिया था पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या होता है, जब शुद्ध अनुवांशिकी लक्षणों वाले परस्पर विरोधी पौधों में संकरण कराया जाता है तो द्वितीय प्रथम पीढ़ी में यानी F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी यानी कि F2 में उत्पन्न संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। अतः इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं और इसमें युग्मकों की जो शुद्धता भी क्या रहती है सर, बनी रहती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, जब मटर के एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पौधे का संकरण सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में केवल बैंगनी पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और इनमें स्वपरागण कराने पर इससे उत्पन्न बीज को बोने पर F2 पीढ़ी में बैंगनी व सफेद पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और बैंगनी व सफेद पुष्प वाले बीजों के बीच 3:1 का अनुपात पाया जाता है। मेंडल ने पाया कि कारक प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, परंतु ये परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन समय आने पर अप्रभावी कारक पृथक होकर अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं और इसी कारकों को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा है सर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, बात समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को क्या करती है, प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्ध गोल तथा पीले बीज वाले पौधे यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे से कराया तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में गोल तथा पीले रंग के बीज प्राप्त हुए और इनका स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में गोल तथा पीले, झुर्रीदार तथा पीले, गोल तथा हरे और झुर्रीदार तथा हरे पौधे बनते हैं। इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अनुवांशिक लक्षण स्वतंत्र होते हैं और उपयुक्त चारों प्रकार के पौधों के लक्षण प्रारूप को 9:3:1 के अनुपात के द्वारा क्या किया गया, प्रदर्शित किया जाता है। अगला यहाँ पे वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री सिद्धांत। सर वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, तो ये पहले जान लेते हैं। सटन तथा बाबेरी ने वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को दिया था। तो वाल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी ने देखा कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जिन जैसा है। इन्होंने मेंडल के नियम को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। वंशागति का क्रोमोसोमवाद के अनुसार गुणसूत्र वंशागति से संबंधित सूचनाओं के भौतिक वाहक होते हैं। कैसे होते हैं सर, भौतिक वाहक होते हैं। अगला है मेंडलीय अनुपात से विचलन। पहला है जीन अन्योन्यकरण। जब दो या अधिक जीन एक ही
लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं और इस दशा को जीन अन्योन्यकरण भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? जीन अन्योन्यकरण भी कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है? अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मज प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों समयुग्मजों के बीच का फेनोटाइप क्या करती है सर? प्रदर्शित करता है। इसकी खोज कार्ल कॉरेंस ने सन 1903 ने 3 ईस्वी में किया था। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के प्रभाविता के नियम का क्या होता है? एक अपवाद होता है। उदाहरण के लिए जैसे गुलाबास या मिराबिलिस जलापा, तो इसका एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर आप लिखना होगा तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं। अगला है बहुविकल्पता। बहुविकल्पता क्या होता है? बहुविकल्पीय सामान्य जिन में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और ये सामान्य जिनकी विभिन्न व्यक्तियों को क्या करते हैं सर? प्रदर्शित करते हैं। एक चीज और है, यदि आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। और यहाँ जो प्रश्न है भाई साहब पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ठीक ना? आप इसको नोट कर लेंगे तो सही रहेगा। अभी आपके पेपर में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, मानव में रुधिर वर्ग। तो मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति बहुविकल्पता का उदाहरण है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। और इसकी खोज कार्ल लैंगस्टीनन ने किया था। किसकी खोज? इसकी खोज, मानव में रुधिर वर्ग की खोज। पहला देखिएगा क्या है, पहला है ए नंबर पे, ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में प्रतिजन ए होता है। वहीं पर बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जो प्रतिजन क्या होता है? एंटीजन बी पाया जाता है। और वहीं पर ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में जो प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी होता है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका एबीओ। क्या है यहाँ पे? एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति। वन स्ट्रीन ने इसका पता लगाया कि जिसके अनुसार एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति जिन आई द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके 3 एलील आई ए, आई बी व स्मॉल आई है। इनमें एलील आई ए व आई बी और आई के प्रति प्रभावी हैं, किंतु ये क्या है? सप्रभावी हैं। वहीं पर अगर हम बात करें पहला एलील ए या एलील फर्स्ट ए की उपस्थिति में प्रतिजन क्या पाया जाता है? ए पाया जाता है। एलील बी या आईबी की उपस्थिति में प्रतिजन बी पाया जाता है। और एलील ए तथा एलील बी यानी कि आई ए और आई बी एलील की उपस्थिति में जो प्रतिजन पाया जाता है ए बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दोनों प्रतिजन ए और प्रतिजन बी पाए जाते हैं। और केवल जब एलील आई होता है यानी कि ओ होता है तो कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। वहीं पर अगर हम आगे देखें तो क्या यहाँ पे एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, रुधिर वर्ग ए के लिए समयुग्मजी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग वाली स्त्री से विवाह करने पर इनकी जो संतानें होती हैं उसमें ए रुधिर वर्ग प्राप्त होता है। वहीं पे रुधिर वर्ग बी के लिए किसी समयुग्मजी पुरुष द्वारा ओ रुधिर वर्ग स्त्री से शादी किया जाए तो जो इनकी संतानों में रुधिर वर्ग प्राप्त होगा वो बी रुधिर वर्ग प्राप्त होगा। वहीं पे अगर ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष है और बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री शादी करता है तो जो उनकी संतति होंगी उसमें ए बी रुधिर वर्ग प्राप्त होगा। और वहीं पे यदि ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति और ए बी रुधिर वाली महिला से शादी करता है तो जो बच्चों में होगा उसमें ए जो प्राप्त होगा 25%, ए बी 50% और बी आपका 25% प्राप्त होगा। वहीं पे विषम युग्मजी ए तथा बी रुधिर वर्ग वाले स्त्री व पुरुष से उत्पन्न संतानें 1:1:1:1 के अनुपात में उत्पन्न हो सकते हैं। अगर स्त्री व पुरुष के रुधिर वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ है तो
इनकी संतानों में केवल ए और बी रुधिर वर्ग की क्या होगी, संभावना होगी। अगला यहाँ पे है आपका सहप्रभाविता। सर सहप्रभाविता क्या होता है? सहप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है, फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी F1 संतति दोनों जनकों से क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मानव रुधिर वर्ग में एलील IA तथा IB क्या होते हैं, सहप्रभावी कहलाते हैं। अगला है घातक जीन। सर जी घातक जीन क्या होते हैं? तो वह जीन जो किसी व्यक्ति में उपस्थित हो और उसकी जनन आयु के पहले ही मृत्यु कर दे तो उसे घातक जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? घातक जीन कहलाता है। उसके बाद है सहलग्नता। सर सहलग्नता क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक जीन्स एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के पास स्थित होते हैं तो उसे एक साथ वंशानुगत होते हैं और इसे ही सहलग्नता कहते हैं। और इस जिन्स में स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होता और ऐसे जीनों को सहलग्नी जिन भी कहते हैं। अब है यहाँ पे लिंग सहलग्नता। सलिंग सहलग्नता क्या होता है? वह सहलग्नता जो लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित जिन्स के बीच पाई जाती है, लेकिन ये जिन्स लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं होते हैं और ये जिन विनिमय नहीं कर पाते उसे लिंग सहलग्नता कहते हैं। लिंग सहलग्नता की वंशागति कैसे होती है, इस पर थोड़ा विस्तार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो मॉर्गन वैज्ञानिक थे, क्या थे सर? मॉर्गन एक वैज्ञानिक थे। तो मॉर्गन ने सबसे पहले फल मक्खी में लिंग सहलग्नता की खोज की थी। मॉर्गन ने प्रोसोफिला और मेलेनोगैस्टर पर एक संकर संकरण व द्विसंकरण संकरण प्रयोग किए। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम के 4 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें से 3 जोड़े फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑटोसोम तथा पहला जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है। मादा ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम XX और नर के क्या थे आपके X और Y है। संलग्नता और पुनर्संयोजन ये क्या है सर जी? एक गुणसूत्र पर स्थित जिन के समूह को संलग्न समूह या संलग्न जिन भी कहते हैं तथा इस घटना को मॉर्गन ने संलग्नता का नाम दिया। अजनकी जिन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पुनर्संयोजन कहते हैं। मॉर्गन ने पता किया कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित होने पर कुछ जिन जोड़ों से अधिक संलग्न थी, अर्थात पुनर्संयोजन बहुत कम था। जिन विनिमय या अनुवांशिक पुनर्संयोजन होता क्या है? कभी कभी परसूत्री विभाजन के समय संलग्न जिन समजात गुणसूत्रों के दो अर्धसूत्रों के बीच खंडों का विनिमय करके एक दूसरों से अलग हो जाते हैं तथा परिणाम स्वरूप अजनकीय संयोजनों का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार पुराने चिन्ह से बने नए संयोजनों का निर्माण होता है और इस परिघटना को जिन्स का पुनर्संयोजन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लिंग गुणसूत्र। सलिंग गुणसूत्र क्या होता है? सभी एक लिंगी जीवधारियों की कोशिकाओं में 2 तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला है काय गुणसूत्र जो देह का निर्माण करता है और दूसरा पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। काय गुणसूत्र क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्रों पर केवल दैहिक गुणसूत्र का क्या पाए जाते हैं? जिन पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र पे देखें तो ये इसमें क्या होता है? ये गुणसूत्र केवल लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो लड़का होगा या फिर वो लड़की होगी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे समयुग्मकी और असमयुग्मकी जीव। वे जीव जिनमें समान प्रकार के लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और केवल एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं और सभी में X समयुग्मकी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मादा मानव, मादा फलमक्खी वे जीव जिनमें असमान लिंग गुणसूत्र होते हैं और वे 2 प्रकार के युग्मक X या Y उत्पन्न करते हैं, विषम युग्मकी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नर मानव जो है। उसके बाद है यहाँ पे लिंग निर्धारण। अब लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है वो ध्यान दीजिएगा। यानी गुणसूत्री द्वारा लिंग निर्धारण, बहुत से जंतुओं में गुणसूत्री लिंग निर्धारण होता है
जिनमें 50% नर व 50% मादा बनते हैं। यह विषम युग्मता पर निर्भर होता है और निम्नलिखित 4 मुख्य गुणसूत्री लिंग निर्धारण की क्रियाविधि है। सबसे पहला आपका क्या है? सबसे जो पहला है एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक जोड़ा पाया जाता है। मादाओं में ये दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, नर में ये लिंग गुणसूत्र असमान एक्स और वाई होते हैं और इन्हें विषम युग्मकी कहते हैं। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण इसका क्या होता है? उदाहरण होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है वो बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मनुष्यों में भी एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र से ही लिंग का निर्धारण होता है। यानी कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और जो 30वां जोड़ा होता है उसे गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुषों में 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं सर? शुक्राणु बनते हैं। सबसे पहला है आपका एक्स, यानी कि 22 जोड़े प्लस 1 गुणसूत्र, और यहाँ 22 जोड़े प्लस 1 गुणसूत्र, यानी कि एक्स और वाई गुणसूत्र वाले। स्त्रियों में सभी युग्मक बराबर होते हैं, अर्थात 22 प्लस एक्स गुणसूत्र होते हैं। यदि 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के 22 प्लस एक्स गुणसूत्र वाले अंडे को निषेचित करेगा तो मादा संतान का जन्म होगा। और यदि वहीं पे 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु मादा के 22 एक्स गुणसूत्र वाले से निषेचित हो तो वहां पे नर बनता है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य में वाई गुणसूत्र लिंग का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पे एक एक्स एक्स गुणसूत्र है और एक क्या है? एक्स वाई है। ठीक है, यक्स यक्स लड़की में होता है, एक्स वाई लड़के में होता है। जब इस एक्स से इस एक्स मिलेगा तो क्या एक्स एक्स बनाएगा, यानी कि कैसा बना? लड़की बना। लेकिन जब ये एक्स इस वाई से मिलता है तो एक्स और वाई बनाता है तो क्या बना? लड़का बना। बस यही और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपके पेपर में आएगा जैसे कि एक्स और एक्स ओ गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण किसमें होता है? जैसे टिड्डी, काकरोच, खटमल एवं कुछ पौधों में यह पाया जाता है हमारे एक्स एक्स और एक्स ओ द्वारा लिंग का निर्धारण। ठीक ना? इन जीवों की मादा में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है और ये केवल एक प्रकार का युग्मक ए प्लस एक्स उत्पन्न करती हैं। ठीक इसके विपरीत नर में केवल एक गुणसूत्र यक्स होता है और ये 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं, ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ। जब ए प्लस एक्स से संयोग होता है और जब ए प्लस एक्स का संयोग मादा के ए प्लस एक्स से संयोग होता है तब नर संतान ए प्लस एक्स एक्स उत्पन्न करते हैं। और जब ए प्लस एक्स ओ का युग्मक मादा के ए प्लस एक्स युग्मक से संयोग करता है तो नर संतान उत्पन्न करता है, यानी कि ए प्लस एक्स ओ उत्पन्न करता है। आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये आपके पेपर में आता है मधुमक्खी वाला। जेड डब्ल्यू और जेड जेड गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? यह पक्षियों में पाया जाता है और इसमें नर में 2 समान लिंग गुणसूत्र जेड जेड होते हैं, इसमें समान युग्मक बनते हैं। वही मादा में 2 भिन्न लिंग गुणसूत्र जेड डब्ल्यू पाए जाते हैं, इसमें विषम युग्मक उत्पन्न होते हैं। जब नर का जेड शुक्राणु मादा के जेड युग्मक से संलयन करता है तो क्या बनाएगा? जेड जेड बनाता है। जब नर का जेड शुक्राणु मादा के डब्लू से सही करता है तो मादा संतान यानी कि जेड डब्लू, यानी कि जेड जेड बना तो नर है और जेड डब्लू बना तो क्या है? वहां पे मादा है। उसके बाद अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण, ये क्या होता है? तो यह मधुमक्खी में पाया जाता है। इसमें 3 तरह की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहला द्विगुणित रानी,
और दूसरा है द्विगुणित श्रमिक। अच्छा, द्विगुणित रानी क्या है? ये निषेचित अंडों की से विकसित मादा जीव होती है क्या? द्विगुणित रानी। और द्विगुणित श्रमिक ये भी निषेचित अंडों से विकसित द्विगुणित जीव हैं, किंतु अंडाणु उत्पन्न नहीं करते, उसे हम लोग द्विगुणित श्रमिक कहते हैं। अगुणित ड्रोन या नर क्या है? ये अनिषेक जनन द्वारा निषेचित अंडों से विकसित होते हैं और नर की भांति क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। अब यहाँ पे आपका उत्परिवर्तन म्यूटेशन ये पेपर में आता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? व्हाट इज म्यूटेशन? तो ह्यूगे डी वेरिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। इन्होंने शांत प्रिमरोज पौधों की समष्टि में अचानक विकसित 7 किस्मों के पौधे को देखा और इसे उत्परिवर्तित तथा इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन की संज्ञा दी। उत्परिवर्तन नई जातियों के विकास के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। उत्परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्परिवर्तन को गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन यानी कि डीएनए तथा आरएनए के किसी भाग में न्यूक्लियोटाइड की पुनर्व्यवस्था श्रृंखला क्रम व प्रकार में उत्परिवर्तन होता है, तो यह जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला है मानव में अनुवांशिकी अनियमितताएं, जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या ही है यहाँ पे। तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो उसके द्वारा कौन कौन से अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहला है आपका डाउन सिंड्रोम। तो इस रोग को मंगोलियन जड़ता बुद्धिता भी कहते हैं। इसका सर्वप्रथम वर्णन 1866 में लैंगडन डाउन ने किया था। इसका लक्षण क्या होता है? चेहरा मंगोलों जैसा होता है, माथा चौड़ा, गर्दन छोटी व चौड़ी और अंगुलियां छोटी होती है। चेहरा चांद के समान, नाक चपटी और कान छोटे होते हैं। इसके क्या क्या कारण हैं? इनमें 21वीं जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 हो जाती है। और एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? यह रोग 18वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता या ट्राइसोमी के कारण होता है और इन बच्चों में मानसिक मंदता, विकृति, छोटा सिर, छोटा अंगूठा, लंबे कान आदि लक्षण पाए जाते हैं। और इसका औसतन जो जीवन काल होता है 4 माह से भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। अगला है पटाउ सिंड्रोम। सर पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? यह सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। इससे प्रभावित बच्चे अधिकतर जन्म ही नहीं ले पाते, तो केवल कुछ ही बच्चे 2 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं और इनमें सिर बहुत छोटा होता है, नाक चोंच की जैसी और आंखें दूर दूर स्थित और हृदय रोग आदि विकार इसमें होते हैं। उसके बाद है लिंग गुणसूत्रों की परिवर्तन की संख्या के कारण क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसमें सबसे पहला रोग उत्पन्न होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इनमें 47 गुणसूत्र यानी 44 प्लस 2 ठो और एक को और जुड़ जाता है वाई गुणसूत्र होते हैं और इनमें स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि अगर किसी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो वो मतलब कि वो लड़की और लड़का दोनों का उसमें लक्षण होगा। इनका शरीर लंबा लेकिन विलक्षण और अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं यानी छोटे होते हैं। ये नरबंध होते हैं और स्त्रियों के समान इनके चेहरे व शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं और स्तन इनका विकसित हो जाता है। अगला है टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसे स्त्रियां जिनमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम होता है यानी कि 46 के स्थान पे 45 हो जाता है, उसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं और यह हमेशा और हमेशा महिलाओं में रोग उत्पन्न होते हैं। इनका कद छोटा, वजनांग अल्प विकसित होते हैं। ये स्त्रियां जनन करने में क्या होती है? असमर्थ होती हैं। उसके बाद है काय गुणसूत्रों की अगर जिनमें परिवर्तन होगा तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। पहला होता है अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षण। तो ये लक्षण समजात दशा में अप्रभावी जिन द्वारा उत्परिवर्तित होते हैं। पहले रंजकहीनता है, लिखना है तो लिख सकते हैं, पेपर में आता नहीं। हाँ, एलेक्टेप्टोन्यूरिया है और क्या है? फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है, लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, बाकी पेपर में आएगा नहीं। अगला है आपका लिंग गुणसूत्रों की जीन उत्परिवर्तन द्वारा, जैसे एक्स संलग्न, इसको आप लिख सकते हैं, लिखना होगा तो हालांकि पेपर में नहीं आता उतना। और ये आपका वाई संलग्न, लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं।
और उसके बाद एक और है यहाँ पे एक्स और वाई संलग्न, एक्स और वाई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे वर्णांधता। सर वर्णांधता क्या होता है, तो बात समझिएगा, ये पेपर में आता है। तो इसमें मनुष्य को लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं होता है और यह लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जो रेसेसिव जीन द्वारा होता है। स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। वर्णांधता का वंशागति, तो वर्णांधता का वंशागति कौन होता है? वर्णांध पुरुष एवं सामान्य स्त्री की सभी संतानें सामान्य होती हैं। वर्णांध पुरुष एवं वर्णांध व्यक्ति की 50% संतानें वर्णांध और 50% संतानें सामान्य होंगी। किसके लिए? पुत्र के लिए। और साथ ही जो 50% पुत्रिया वाहक होती हैं और 50% पुत्रिया क्या होती हैं? रोग से ग्रसित होती है, मतलब उनको रोग नहीं होता लेकिन वो रोग पहुंचा सकती हैं। और जो 50% स्त्रियां होती हैं यानी जो पुत्रिया होती हैं वो क्या करती हैं? वो रोग से ग्रसित होती है। किसी सामान्य पुरुष एवं वर्णांध स्त्री के सही पुत्र वर्णांध और पुत्रिया वर्णांध के जिनका क्या होती है? वाहक होती है। अगला यहाँ पे किसी सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री के 50% पुत्र वर्णांध तथा 50% पुत्र सामान्य होंगे और साथ ही 50% पुत्रिया जिनकी वाहक और 50% पुत्रिया सामान्य होती हैं। अगला है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या कहते हैं? इस रोग में चोट लग जाने पर रक्त का थक्का बनता है जिस कारण रक्त लगा, मतलब इस अगर अगर किसी को हीमोफीलिया हो गया है तो अगर उसको चोट लग गया तो रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण लगातार रक्त बहता रहता है। क्या रहता है? बहता रहता है और इस वजह से रोगी की मृत्यु हो जाती है। और पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन पर ही यह रोग उत्पन्न होता है, किंतु स्त्रियों में दोनों एक्स एक्स गुणसूत्रों पर हीमोफीलिया के अप्रभावी जीन होते हैं। हीमोफीलिया का अगर वंशागति देखें तो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, हालांकि ये पेपर में उतना नहीं आता इसलिए हम इसको उतना स्पष्ट इसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये रतौंधी है, ये भी पेपर में नहीं आता। और ये आपका RH रुधिर का वो है, ये सब पेपर में नहीं आता। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? ये समाप्त होता है कि आपका क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 और यहाँ पे आपका खत्म हो गया आज चैप्टर नंबर 4। और मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ा दिया है, चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा दिया है और चैप्टर नंबर मैंने 4 भी आपका यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म करवा दिया है। और जो चैप्टर नंबर 4 था आपका वो क्या है? आपका वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत, ये आपका क्या है सर? चैप्टर नंबर 4 है। और अब इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार से आपका क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। उसके बाद आपका हेडिंग टू हेडिंग सीएम सर बायोलॉजी हिंदी पे चल ही रहा है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सारे चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जाकर आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप पूरा चैप्टर वहां से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।